दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। यह टॉपिक है समास। समास से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो चाहे लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछी जाने वाली कोई परीक्षा हो, चाहे वो UPSSC आयोग के द्वारा पूछी जाने वाली परीक्षा हो, या विभिन्न अन्य वनडे एग्जाम्स हो, समास से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो समास से प्रश्न क्या बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समस्त पद क्या होता है, सामासिक शब्द क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इत्यादि छोटे छोटे और भी प्रश्न बनते हैं। तो इनकी संपूर्ण जानकारी आज इस कक्षा में हम प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होगी आपके लिए। तो आइए जुड़ते हैं समास से। तो शब्द है समास। तो समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का मतलब होता है समान और आस का मतलब होता है रखना, यानी कि समान पदों को पास पास रखना। आप कह सकते हैं समास क्या है, तो कह सकते हैं समान पदों को, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पास पास, दो शब्दों को पास पास रखने की क्रिया क्या कहलाती है, तो समास कहलाती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दो पदों को पास पास रखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्या कहलाती है, तो समास कहलाती है। जैसे गंगा और धन जल, ये दो शब्द हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों को जब हमने रख दिया एक पास तो क्या बन गया, गंगा जल बन गया, गंगा जल बन गया। तो समास में क्या हुआ, जो विच्छेद था, दोनों में अलगाव था, वो खत्म हो गया, पास पास दोनों शब्द आ गए। यानी कि शब्दों को पास पास करने की क्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। शब्दों में कारक चिन्हों का प्रदर्शन करना समास विग्रह कहलाता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं तो कारक चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब दोनों शब्द एक में लोप हो जाए दोनों का, तो वहां पे कारक चिन्हों का कोई रोल नहीं रहता है। तो यह गंगा जल बन गया, यहाँ गंगा अलग था और यहाँ पे जल अलग था। तो आइए आगे और समझते हैं कुछ इसमें विशेष तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, उनकी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया समास क्या होता है। अब समास में ही कुछ चीजें हैं, उनको समझना आपको आवश्यक है। उसके बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि समास में क्या समस्त पद होता है, क्या सामासिक पद होता है। तो एक हमारा जो शब्द होता है पहला, वह होता है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होता है। इसी तरह से समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। इन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जब हम आपसे बात करते हैं सामासिक शब्द को, तो सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। सामासिक शब्द में क्या होते हैं, दो पद होते हैं। ये दोनों पद कौन कौन से होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि सामासिक शब्द में दो तरह के पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा क्या होता है, तो उत्तर पद होता है। इसी तरह से समास प्रक्रिया से बने शब्द को, है ना, समास प्रक्रिया से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समस्त पद कहते हैं। अब एक उदाहरण लेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। अगर हम यहीं पे देखें कि समास विग्रह क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सामासिक शब्द को अलग अलग पदों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है, तो समास विग्रह कहलाती है। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं गंगा जल, जो अभी इसके पहले में एग्जांपल आपको समझाए थे, गंगा जल। इसको आप जब देखेंगे समास विग्रह इसका करेंगे तो क्या बन जाता था, गंगा धन जल। तो ये हमारा हो गया समस्त पद। क्या हो गया, समस्त
पद। यानी कि जब समास की क्रिया कर ली, इसमें समास की प्रक्रिया हो गई तो एक शब्द बन गया गंगा जल, तो ये समस्त पद कहलाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो ये सामासिक पद है। इसमें दो है, एक हो गया हमारा पूर्व पद और ये हमारा हो गया उत्तर पद। जब ये दोनों शब्द अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, समास विग्रह हो गई। क्या हो गई, तो समास विग्रह हो गई। यानी कि समास की क्रिया में क्या होता है, दोनों पद आपस में जुड़ जाते हैं तो ये समास की क्रिया कहलाती है। समास विग्रह में दोनों पद अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये समास विग्रह हो गया। उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और इसे क्या कहते हैं, तो समस्त पद कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया समास की प्रक्रिया। इसी तरह से आगे अगर अब हम देखें तो आप कह सकते हैं कुछ नोट, इसमें फैक्ट क्या निकल कर आते हैं। नोट अगर हम देख लें तो समास की प्रक्रिया के लिए, समास की प्रक्रिया के लिए तो समास की प्रक्रिया के लिए कम से कम दो पद चाहिए। कम से कम दो पद चाहिए, इससे कम होगा तो समास की प्रक्रिया संभव नहीं है। इसी तरह से आप और कह सकते हैं समास होने पर दोनों या अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण करते हैं। समास की क्रिया जब होगी, समास की क्रिया के फलस्वरूप एक शब्द बनता है। कितने शब्द बनते हैं, तो एक शब्द बनता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर समास की प्रक्रिया में भी विभक्तियों का लोप हो जाता है, अगर ये समास की क्रिया हो रही है तो इसमें क्या होगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाता है। और अगर समास विग्रह की क्रिया होगी, अगर समास विग्रह की क्रिया होगी तो इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों के विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शित होती है। विभक्तियां क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सामासिक शब्द के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। समस्त पद क्या होता है, समास प्रक्रिया के बाद बने शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह का तात्पर्य है कि जब समस्त पद को विभक्तियों के सहित प्रदर्शित किया जाए तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा धन जल हो गया, गंगा जल क्या है, समस्त पद है, गंगा पूर्व पद है, जल क्या है, तो उत्तर पद है। समास की प्रक्रिया के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। समास की क्रिया के फलस्वरूप एक शब्द बनता है और इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास विग्रह की क्रिया में विभक्तियों का लोप नहीं होता, अर्थात विभक्तियां दिखाई देती है। तो ये हमारा हो गया क्या, समास। अब आगे अगर हम देखें तो एक और बात यहां पे निकल कर आती है कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। समास और संधि में क्या अंतर होता है, कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो समास और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, तो संधि हो जाएगी। तो समास हमेशा किसमें होता है, पदों में होती है, पदों में होती है, जबकि संधि किसमें होती है, तो वर्णों में होती है। यानी कि वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। याद रखिए, जब वर्णों में, अक्षरों में विकार हो तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। लेकिन जब शब्द या पदों में विकार उत्पन्न ना हो, यहाँ क्या होता, पदों में अलगाव हो या फिर जुड़ने की प्रक्रिया हो तो क्या कहलाती है, समास कहलाती है। अगर जुड़ रहे हैं तो समास की प्रक्रिया होगी और अगर पद अलग हो रहे हैं तो समास विग्रह हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं तो संधि होती है और अगर वर्ण आपस में बिखर रहे हैं तो क्या होगा, तो संधि विच्छेद हो जाता है। अब आशा करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब अगर हम देखें आगे चलकर कि जो समास होता है वो किस तरह से बनते हैं, यानी कि सामासिक प्रक्रिया से शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है, यानी कि समास किन किन भाषाओं के शब्दों से मिलकर बन सकता है। जैसे कोई तत्सम तत्सम शब्द हो सकते हैं,
तत्सम, तत्सम शब्द भी हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, समास बनता है या समास की प्रक्रिया संभव है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें आपसे, एक शब्द मैंने ले लिया राष्ट्र और दूसरा शब्द ले लिया पिता, तो समास की प्रक्रिया में शब्द क्या बन गया, जो समास पद बना वो बन गया राष्ट्र पिता। तो यानी कि तत्सम तत्सम शब्द भी मिलकर क्या करते हैं, समास की प्रक्रिया संभव है इसमें। इसी तरह से तद्भव तद्भव शब्द भी मिलकर आपस में क्या करते हैं, समास की प्रक्रिया करते हैं। तद्भव तद्भव शब्द जैसे घुड़ और धन सवार, तो ये क्या बन गया, तो घुड़ सवार शब्द बन गया। यहां भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, समास की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से विदेशी विदेशा शब्द भी आपस में जुड़ जाते हैं। विदेशी शब्द प्लस विदेशी शब्द भी आपस में जुड़ते हैं, तो क्या करते हैं, समास की प्रक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं विदेशी शब्दों में हवाई है और जहाज है। एक शब्द मैंने हवाई ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, जहाज ले लिया, तो ये बन जाएगा हवाई जहाज, हवाई जहाज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन कंडीशंस है। तत्सम तत्सम शब्द भी हो सकते हैं, तद्भव तद्भव भी शब्द हो सकते हैं, विदेशी और विदेशी भी शब्द हो सकते हैं। इसी तरह से और देखें अगर हम कि दो भिन्न भाषाओं से भी शब्द आपस में मिलकर क्या करते हैं, तो समस्त पद या संकर पद का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे विदेशी और तत्सम की बात कर लें हम, जैसे विदेशी और तत्सम की बात कर लें, शब्द है विदेशी क्या, जिला और धीश, दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो जिलाधीश बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये कैसा शब्द है, तो संकर समस्त पद है, संकर समस्त पद कहलाते हैं। तो ये याद रखना है, तत्सम तत्सम जुड़ेंगे तो समास की प्रक्रिया हो सकती है ना। तद्भव तद्भव जुड़ेंगे तब भी समास की प्रक्रिया संभव है। विदेशी विदेशी मिले तब भी समास बन सकता है। विदेशी प्लस तत्सम मिले तब भी समास की प्रक्रिया संभव है। यहाँ पे संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द आप पढ़े होंगे, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर आपस में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। इसको याद रखेंगे आप। संकर शब्द क्या होते हैं, जो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, क्या बन गया, रेलगाड़ी शब्द बन गया। तो यहाँ पे देखेंगे रेल इंग्लिश शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है, दो भाषाएं आपस में मिल गई और एक शब्द का निर्माण हो गया तो ये रेलगाड़ी बन गया। तो ये आपने समझ लिया समास की प्रक्रिया किस प्रकार से संभव है, क्या क्या उसमें शब्द हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं, तो हिंदी में समास 6 प्रकार की होती है। हिंदी में जो समास होती है कितनी प्रकार की होती है, तो 6 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। इसी तरह से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये हमारी कितनी हो गई, तो 6 हो गई। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको ऐसे याद रखना है, यहाँ पे आ है अव्ययी भाव समास में, तो आ को आ बना लेंगे, इसी तरह से आ को उ भी मान लें। आपको याद नहीं इसलिए हम टिक बता रहे हैं।
तो आ का मतलब होता है अव्यय और उ का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि ऐसी समास जिसका प्रथम पद या तो अव्यय हो या तो उपसर्ग हो। आ पहले है तो पहले स्थान पर है, यहीं से आप याद रखेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो या फिर क्या हो, उपसर्ग हो, आंख मूंद के वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर शब्दों में उपसर्ग आपको दिखाई देगा, कुछ शब्दों में आपको अव्यय दिखाई देंगे। अव्यय को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, जटिल होता है, इसलिए आप उपसर्ग को भी ध्यान रखेंगे। तो जब आपको पहला पद अव्यय या उपसर्ग दिखाई दे तो वो हमेशा कौन सी समास होगी, तो अव्ययी भाव समास कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं, जैसे यथारूप शब्द क्या है, यथा रूप, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूप के अनुसार, क्या हो जाएगा, तो रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। ये समस्त पद है, समस्त पद, और ये हो जाएगा समास विग्रह, समास विग्रह। तो यथारूप हो गया तो रूप के अनुसार हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लें अगर हम, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति क्या हो गया, उपसर्ग है, आप देख के पता चल गया कौन सी समास होगी, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगी। इसी तरह से निर्भय, बिना भय के, निर्भय क्या हो जाएगा, तो बिना भय के, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन, दिन ही दिन, इसका विग्रह हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, भरपेट, बदौलत, हम सफर, है ना, ये जो शब्द होते हैं, भरपेट, बदौलत, है ना, तो ये सब में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगी। क्या होगी, तो अव्ययी भाव समास होगी। तो आपको अब ये याद रखना है कि जिसका पहला पद अव्यय हो, या फिर आप ये कह सकते हैं पहला शब्द उसमें क्या हो, उपसर्ग हो, तो हमेशा अव्ययी भाव समास कहलाएगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम क्लासेस खत्म होंगी तो एक प्रैक्टिस सीट देंगे, वहां पे विभिन्न टॉपिक से उसमें क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। आप जब करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो गया। इसमें एक नोट याद रखना है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि अगर पुनरुक्त शब्दों में, शब्द कौन से हैं, पुनरुक्त शब्द हो, तो पुनरुक्त शब्दों में समानता होने पर, समानता होने पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। पुनरुक्त शब्द क्या होता है, बार बार, बार बार, बीच में डैश लगा होता है लेकिन वहां पे द्वंद्व समास नहीं होता। कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साफ साफ, साफ साफ, है ना, ये पुनरुक्त शब्द हो गया। तो इसमें कौन सी समास होगी, तो अव्ययी भाव समास होगी। इसी तरह से आप कह सकते हैं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो पुनरुक्त शब्द हैं और दोनों समान हैं तो उसमें हमेशा कौन सी समास होगी, तो अव्ययी भाव समास होगी। ये याद रखना है, कब, जब समानता होगी दोनों शब्दों में तब। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम आते हैं अगली समास पर। साफ कर देते हैं इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हमारा होता है यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसको ऐसे याद रखेंगे, तत् धन पुरुष। तत् माने होता है बाद में, बाद में, अर्थात आप कह सकते हैं, देखिए पुरुष शब्द है, ये माना जाता है कि लेडी फर्स्ट और पुरुष
सेकेंड। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे कि बाद में अर्थात जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, जिसका क्या हो, द्वितीय पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, द्वितीय पद कह सकते हैं या फिर उत्तर पद कह सकते हैं, प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसे ही याद रखेंगे तत्धन पुरुष बाद में अर्थात पुरुष, पुरुष का मतलब द्वितीय, क्योंकि वो द्वितीय स्थान पे माना जाता है, इसलिए पहला महिला दूसरा पुरुष, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है, अगर कभी प्रश्न है तो द्वितीय पद इसका प्रधान होता है, जबकि इसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद या पूर्व पद होता है, वो गौड़ होता है। क्या होता है, तो गौड़ होता है, द्वितीय होता है ना। वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो द्वितीय पद की होती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे शब्द है पूजा घर, एक एग्जांपल दे देते हैं, पूजा घर, तो क्या हो गया पूजा घर का तात्पर्य, पूजा घर का तात्पर्य हो गया, अगर यहां पर हम देखें तो कह सकते हैं पूजा का घर, पूजा का घर। तो इसमें कौन सा पद प्रभाव दिखा रहा, घर दिखा रहा है, किसका घर है, पूजा करने का घर है, इसलिए इसे हम पूजा घर कहते हैं। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अब यहीं पे तत्पुरुष समास की रचना किस प्रकार से होती है, इसको देख लेते हैं। तत्पुरुष समास की रचना या निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर तत्पुरुष समास में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञा संज्ञा दोनों पद क्या हो सकते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद संज्ञा और संज्ञा हो सकते हैं, दोनों पद संज्ञा और संज्ञा हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम कहें किस प्रकार से समझेंगे, जैसे दीवार घड़ी, शब्द क्या है, दीवार घड़ी, दीवार घड़ी, विग्रह करेंगे तो बन जाएगा दीवार के लिए घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। तो ये हमारा हो जाएगा दीवार के लिए घड़ी। तो यहाँ पे बन गया दीवार के लिए घड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे ये संज्ञा शब्द है और ये भी संज्ञा शब्द है, दोनों शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा संज्ञा को मिलाएंगे तब भी तत्पुरुष समास बन जाता है। इसी तरह से संज्ञा और क्रिया को अगर हम आपस में मिलाएं, एक तरफ संज्ञा हो और एक तरफ क्रिया हो, तब भी क्या बनता है, तत्पुरुष समास बन सकता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत है ना, तो ये क्या बन गया, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, तो एक संज्ञा हो गया, दूसरा क्रिया हो गया। इसी तरह से और अगर हम देखें तो कह सकते हैं, है ना, तो दो ये स्पष्ट रूप है यहाँ पर कि या तो संज्ञा संज्ञा से मिलकर बना होगा या संज्ञा और क्रिया से मिलकर बनता है क्या, तत्पुरुष समास। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा, तत्पुरुष समास का निर्माण होता है, ऑप्शन में दिया होगा संज्ञा एवं संज्ञा से, संज्ञा एवं क्रिया से। अगर दोनों दिया तो दोनों टिक करेंगे, अगर एक एक दिया तो एक एक को टिक करेंगे। आपको ये याद रहना चाहिए। अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं इनके भेद की, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो एक एक को हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो तत्पुरुष समास को अगर देखें तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। यानी कि विभक्तियों के आधार पर अगर हम जाएं तो कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर, द्वितीय विभक्ति से लेकर है द्वितीय, तृतीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो 3 और 3 6। यानी द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्म कारक होता है, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष बन जाएगा, फिर कर्ण तत्पुरुष बन जाएगा, फिर कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्ण तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से चतुर्थी के लिए संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, पंचमी अपादान हो जाएगा,
अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से षष्ठी की बात करें तो आप यहाँ पे संबंधों को देखते हैं तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। यानी कि कारकों के आधार पे इनको 6 तरह से माना गया है। द्वितीय तत्पुरुष अर्थात कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक होता है तो कर्म तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति तो कर्ण तत्पुरुष, चतुर्थी हो जाएगा संप्रदान, पंचमी हो जाएगा अपादान, षष्ठी हो जाएगा संबंध और सप्तमी हो जाएगा अधिकरण या अधिकरण हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए तत्पुरुष के प्रकार हो गए। अब एक एक को हम पढ़ेंगे, उनके उदाहरणों को समझेंगे। तो अगर सबसे पहले हम देखें इसमें तो क्या होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, को विभक्ति का क्या होता है लोप हो जाता है। यहाँ पे को विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप, यानी कि समास की प्रक्रिया जब होती है तो इसमें जो कारक चिन्ह को लगा होता है उसका लोप हो जाता है। और अगर कोई समस्त पद का विग्रह करेंगे तो को चिन्ह यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। अर्थात समास विग्रह करने पे को चिन्ह दिखाई देता है और समास की प्रक्रिया में को चिन्ह दिखाई नहीं देता है। आपको याद रखना होगा। जैसे उदाहरण ले लें तो आप कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, तो ये समस्त पद है। अगर इसका विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान को प्राप्त। तो विग्रह अगर ये लिखा था और इसमें जब प्रक्रिया हुई समास की तो को चिन्ह गायब हो गया, लेकिन समास विग्रह करने पे को चिन्ह आ गया तो ये क्या हो गया, तो हमारा कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से परलोक गमन, परलोक गमन, तो कहाँ गया परलोक को गमन, क्या हो जाएगा इसका विग्रह परलोक को गमन, परलोक को गमन हो जाएगा, इसका विग्रह ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर और शब्दों की हम बात कर लें तो कह सकते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, तो यश को प्राप्त हो जाएगा, यश को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर स्वर्गगत लिख ले तो स्वर्ग को गत हो जाएगा, स्वर्गगत, तो हो जाएगा स्वर्ग को गत हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष, यानी कि द्वितीय विभक्ति का इसमें लोप होता है और समास विग्रह करने पे ये दिखाई देते हैं। अब आगे आता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसको देख लेते हैं। करण तत्पुरुष, जब हम करण तत्पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ से द्वारा, से या से द्वारा विभक्ति का क्या होता है लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, तो लोप हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मन से चाहा, विग्रह शब्द है तो इसको बनाएंगे तो मन चाहा शब्द बन जाएगा और विग्रह करेंगे तो मन से चाहा शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे से क्या आ गया, दिखाई दे रहा है विग्रह में, जबकि समास की प्रक्रिया में इसका लोप हो रहा है, इसलिए शब्द क्या बन गया, मन चाहा बन गया। इसी तरह से अगर और आप पढ़ना चाहें रोग मुक्त, मुंह मांगा, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। इसी तरह से अगर कहें मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा या मुख से मांगा, मुख से मांगा, ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो करण तत्पुरुष बन जाएगा। ये कुछ शब्द मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बता दिए। इसी तरह से अगला जो हमारा होता है वो होता है संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में जाएंगे तो संप्रदान तत्पुरुष में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, के लिए का लोप होता है, जो हमारा चिन्ह होता है के लिए, इसका क्या होता है, तो लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं देश प्रेम,
शब्द क्या है, देश प्रेम। तो ये बन जाएगा देश के लिए प्रेम। विग्रह करेंगे तो विभक्ति दिख रही है के लिए, समास की प्रक्रिया करेंगे तो विभक्ति नहीं दिख रही है। ये हो गया देश के लिए प्रेम, ये विग्रह हो गया। जबकि समास करने के बाद क्या शब्द बना, तो देश प्रेम शब्द बन गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें और क्या हो सकते हैं, तो एक दो उदाहरण और अगर लेना चाहें तो कह सकते हैं दान पेटी पूजा घर। दान पेटी, दान के लिए पेटी, दान के लिए पेटी, पूजा घर, तो पूजा के लिए घर। तो ये हमारे क्या हो गया, तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से अगला अगर हम देख लें, अपादान तत्पुरुष क्या होता है। अपादान तत्पुरुष की बात कर लें तो अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष में अगर जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है, अलगाव, यानी कि से अलग। क्या होता है, तो से अलग होता है। तो यहाँ पे इसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे कहें धनहीन, शब्द क्या है, धनहीन, तो क्या हो जाएगा, धन से हीन। तो यहाँ पे विग्रह करने पे आया, और विग्रह जब समास की प्रक्रिया होगी तो ये गायब हो गया, तो क्या बन गया, धनहीन बन गया। इसी तरह से और एक दो शब्द कहें, जैसे भयभीत, 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 भय से ग्रसित, या भय से भयभीत, भयभीत हो जाएगा। तो इसमें वैसे लिख सकते हैं भय से भीत या भय से ग्रसित, भय से भीत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से चरित्रहीन, चरित्र से हीन हो जाएगा, है ना। ये शब्द हो जाएंगे जीवन मुक्त, जीवन से मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे शब्द यहाँ पे अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से अब अगर आगे हम देख लें क्या हो जाएगा, तो अगला जो होगा वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष को देखेंगे तो इसमें का की के नानी ने जो ये शब्द होते हैं इनका लोप हो जाता है। जैसे भारतेंदु, भारत का इंदु, भारतेंदु ये शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तो भारत का इंदु, यानी कि का की के इनका क्या होता है, तो समास करने पे लोप हो जाता है। तो जब हमने समास की प्रक्रिया कर दी तो भारतेंदु बन गया, का इसमें कारक चिन्ह क्या हो गया, गायब हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर और लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं सुर सरिता, सुर की सरिता, सुर सरिता, तो ये बन जाएगा सुर की सरिता, सुर की सरिता। तो यहाँ भी आप ये देख सकते हैं क्या हो गया, तो कारक चिन्ह प्रदर्शित है, तो ये विग्रह है। और यदि इसका लोप हो गया तो शब्द क्या बन गया, सुर सरिता, अर्थात ये समास बन गई। इसी तरह से उद्योगपति, प्रजापति, उद्योगपति, प्रजापति, है ना, इत्यादि शब्द और आ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कोई भी शब्द आएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष। आगे अगर हम बात कर लें तो हमारा आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। इसमें चिन्ह क्या होता है, आधार के लिए क्या होता है, पर या में पर, है ना, में पर। इस चिन्ह का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, तो लोप हो जाता है। जैसे जलमग्न, शब्द क्या है, जल मग्न, तो जल में मग्न। तो जब विग्रह किया तो में आ गया, और जब समास की प्रक्रिया होगी तो में गायब हो जाएगा, तो जल मग्न हो जाएगा। इसी तरह से अगर और उदाहरण लिखना चाहें तो कह सकते हैं विदेशवासी, ज्ञानवीर, विदेशवासी, ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर, ज्ञान में वीर, विदेश में वासी,
विदेश में वासी, ये हमारे शब्द क्या बन गए? तो तत्पुरुष समास के अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये समझ गए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। किस प्रकार से बन सकते हैं? तो संज्ञा संज्ञा से बन सकते हैं, संज्ञा और क्रिया से मिलकर बनते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष से लेकर कहाँ तक? तो अधिकरण तक, अर्थात कारक चिन्हों की दृष्टि से द्वितीय विभक्ति से लेकर किस विभक्ति तक? तो द्वितीया, तृतीया, है ना, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना, और सप्तमी विभक्ति तक क्या होता? अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास माना जाता है। आशा करते हैं अब आपको एक बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं जो अगला हमारा समास है वो समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसको समझेंगे। तो द्वंद्व समास को आप ऐसे याद रखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द और द। इसको याद करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता द और द, या द और दो। तो जब दो पदों के बीच में और या शब्द का क्या हो? प्रदर्शन दिखे तो वो शब्द क्या होता? द्वंद्व समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। या इसी में आप देख सकते हैं कि विलोम शब्द भी होते हैं। दोनों जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, तो ये विलोम हो गए एक दूसरे के। इनके बीच में योजक चिन्ह हो, क्या होता है? तो योजक चिन्ह होता है। योजक का तात्पर्य होता है और या, इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि द और द याद रखेंगे और द्वा या द्वा याद रखेंगे। इससे आपको याद रखेगा द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या कहलाता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है। समास की प्रक्रिया पर और या शब्द क्या होते हैं? इनका लोप हो जाता है, क्या कहलाता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया? तो द्वंद्व समास हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पे यहाँ अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा? तो देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे इसमें रात दिन, क्या लिख दें? रात दिन। तो इसका क्या हो जाएगा? विग्रह रात और दिन, रात और दिन। तो ये हमारा क्या बन गया? रात और दिन बन गया। तो ये हो गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों पद मैंने आपको बता दिया प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे आप। इसमें इसके भी कई भेद होते हैं, यानी कि इसके 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद माने जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कौन सा द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व होता है। इतरेतर द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा हमारा समाहार द्वंद्व, इसको क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और जो अगला होता है वो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। क्या होता है? तो वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। 3 इसके भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व का तात्पर्य होता है जब दोनों पद के बीच और तथा क्या आ जाए? दोनों पदों के बीच और तथा शब्दों का लोप हो समास की प्रक्रिया में, तो इतरेतर द्वंद्व होता है। क्या होता है? तो इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो क्या बन जाएगा इसका विग्रह? राम और कृष्ण, है ना। तो याद रखेंगे, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में जब और या तथा शब्द का लोप होता है तो इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। राम और कृष्ण हो जाएगा। इसी तरह से लौ कुश, लो और कुश हो जाएगा। लो कुश, तो इसे लिखेंगे तो लो और कुश बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें
तो रामकृष्ण के बीच में योजक चिन्ह होगा, लोकुश के बीच में क्या होगा, तो योजक चिन्ह होगा। यानी कि जब समस्त पद में क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, और विग्रह करने पे और विभक्तियां और या तथा शब्द क्या हो जाए, प्रदर्शित हो जाए, तो वहां पे कौन सा द्वंद्व होता है, तो इतरेतर द्वंद्व होता है। ये याद रखेंगे। इसी तरह से जो अगला हमारा होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है, यानी कि समाहार का मतलब है जिसमें सम माने समान, हार माने उसी प्रकार का भाव दिखे। यानी कि जैसा पहला शब्द हो उसके साथ उसमें दूसरे शब्द का भी भाव अगर दिखता है तो वो समाहार द्वंद्व कहलाता है। यानी कि पहले पद के समान दूसरे पद का भी भाव दिखता है, वहां पे कौन सा द्वंद्व होता है, तो समाहार द्वंद्व होता है। जैसे रोटी दाल, तो इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, रोटी व दाल, है ना, या रोटी और दाल। तो ये रोटी भी भोजन है और दाल भी क्या है, भोजन है। तो दोनों में एक जैसा रूप दिख रहा है, भोजन का रूप दिख रहा है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी भाव दिख रहा, तो ये क्या बन जाता, समाहार द्वंद्व बन जाता है। जैसे और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखें, मोटा ताजा, कपड़ा लत्ता, है ना, मोटा ताजा, तो इसमें भी वही भाव दिख रहा है, कपड़ा लत्ता, ये सब क्या है, समान शब्द हैं। यानी कि समाहार में जो होते हैं तो पहला पद और अंतिम पद जो होता है दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन पहला और अंतिम पदों में समानता दिखाई देती है, एक ही प्रकार के उसमें भाव निकलते हैं। ये क्या होता है, तो समाहार द्वंद्व कहलाता है। इसी तरह से वैकल्पिक में देखें अगर, तो वैकल्पिक समास के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें या विग्रह करने पर या शब्द मिलता है ना, और जैसे भला बुरा दोनों नहीं होगा, क्या करेंगे इसका विग्रह, भला या बुरा इसका क्या हो जाएगा, विग्रह। तो ऐसा द्वंद्व समास जहां पर आप कह सकते हैं कि ऐसा द्वंद्व समास जिसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त, है ना, क्या हो, विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप पाया जाता हो, या यह शब्द का लोप पाया जाता हो, क्या कहलाता है, तो वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, है ना, पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य हो जाएगा, है ना, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो ये हमारा हो गया वैकल्पिक द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में मैंने बताया दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरार्थक होते हैं या विलोम होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, इसमें और तथा शब्दों का लोप होता है। समाहार द्वंद्व, दोनों पद समान होते हैं या दोनों में एक जैसा भाव दिखाई देता है। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक के तात्पर्य है दोनों में से कोई एक, यानी कि भला या बुरा, कोई दोनों नहीं हो सकता, एक हो सकता है। तो यहाँ विकल्प प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। तो ये हमारा बन गया द्वंद्व समास। अब इसी प्रकार से अगला आता है द्विगु समास की बात कर लेते हैं। तो द्विगु समास के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो। इस बी से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, दो, अर्थात जिसका पहला पद क्या हो, तो संख्यावाची हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जीरो से बनी संख्या, इसमें क्या होगा, जीरो या जीरो से बनी कोई संख्या है तो इसमें द्विगु समास होगा। जीरो से लेकर 9 तक के अगर अंक आ रहे हैं तो इसमें भी कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन 11 में नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, 10 और 1 क्या होता है, 11 होता है, तो इसमें और शब्द का लोप होने लगता है।
यानी कि 0 या 0 से बनी कोई संख्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। और 21, 22, 23 में द्विगु समास नहीं माना जाता है। 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उससे बनी से पंचवटी है ना, त्रिभुवन, तो इसमें देख सकते हैं क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, द्वि का मतलब दो और दो का मतलब संख्या, इसलिए पहला पद संख्यावाची होता है। तो अब यहीं पे जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लूं, सतसई, चौराहा, चवन्नी, अठन्नी, त्रिभुज, त्रिकोण, नवरत्न, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे द्विगु समास हो जाएंगे। द्विगु समास आसान है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये दो बातें याद रखेंगे। 0 या 0 से बनी कोई संख्या हो तो द्विगु समास होती है। 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं वहां पे द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, ये क्या हो गया हमारा, तो द्विगु समास बन गया। अब जो अगला आता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय का यहाँ पे अगर हम देख लें कि कर्मधारय समास जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसे थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कर्म से तात्पर्य क्या होता है, कार्य, अर्थात कर्म से तात्पर्य क्या होता है, कार्य, और कार्य क्या बन जाता है, तो विशेषता बन जाती है। तो जहां पे शब्दों की विशेषता बतलाई जाए वहां पे क्या होता है, तो कर्मधारय समास होता है। यानी कि जहां पे विशेष से विशेषण, विशेष विशेषण दिखे या उपमेय उपमान दिखे, ऐसे शब्द क्या होते हैं, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिनका पहला पद विशेष से दूसरा विशेषण होता है, या पहला पद उपमेय होता है और दूसरा क्या होता है, उपमान होता है, वहां पे कौन सी समास होती है, तो कर्मधारय समास होती है। जैसे नीलकंठ, 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 नीला है कंठ, केवल इतनी बात की गई, विशेषता बतलाई जा रही केवल, नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जिसका कंठ नाम ना है, विशेष को प्रदर्शित ना करें, तो वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। वो अगर विशेष को आपने प्रदर्शित कर दिया कि नीला है कंठ अर्थात शंकर, तो क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगी। केवल विशेषता बतलाई जाए, जैसे मृग नैनी, मृग के समान आंखें, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन मृग के समान आंखों वाली अर्थात पिताजी, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो जब केवल विशेष विशेषण को प्रदर्शित किया जाए, उपमेय और उपमान हो, अर्थात केवल विशेषता का वर्णन किया जाए, तो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे और भी अगर उदाहरण लिखना चाहें तो कह सकते हैं लघु कथा, लघु है जो कथा, लघु कथा, लघु है जो, लघु है जो कथा। अगर ये दोनों ऑप्शन में आए, मान लो आपसे पूछा गया कि मृग नयनी में कौन सी समास है, और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों मिलते हैं, तो आप किसको टिक करेंगे, बहुब्रीहि को टिक करेंगे, वो ही सही माना जाता है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, केवल कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास को टिक करेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा होता है बहुब्रीहि समास, इसमें बहुत सारे पदों को क्या रखते हैं, पास पास रखते हैं। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत अगर हम देख लें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो जब ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे शूलपाड़ी, शूलपाड़ी, तो यहाँ आप कह सकते हैं शूलपाड़ी का विग्रह करेंगे, शूल है पाड़ी में जिसके, शूल है, शूल है
पाड़ी में जिसके, पाड़ी मैंने हाथ में जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विशेष को लिख दिया विशेषता के साथ, तो इसलिए क्या हो गया, शून्यपाड़ी बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे नीलकंठ, वही उदाहरण ले लेते हैं, नीलकंठ। तो नीलकंठ में क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और केवल इतना कहते कि नीलकंठ, नीलाकंठ, तो ये विशेषता था, कर्मधारय था। तो जब प्रश्न में दोनों साथ साथ आएंगे तो आपको याद रखना होगा। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आपको पर्यायवाची याद रखनी है। जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियां हैं, अधिकतर प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं, है ना, गणेश हैं, तो इनकी पर्यायवाची याद रखना होगा, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। अब एक हमारा और इसमें है, एक और हमारा आ जाता है नच तत्पुरुष। वहां से जब प्रश्न बनते हैं उसको हम आपको बतला देते हैं साथ में। तो ये बहुव्रीहि समास आप समझ गए। इसी तरह से जो हमारा अगला है नच तत्पुरुष, इसको याद रखेंगे, तत्पुरुष का ही एक भाग है नच तत्पुरुष, ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो नच तत्पुरुष का तात्पर्य क्या होता है, जिस समास का पहला पद नकारात्मक या अभावात्मक हो, क्योंकि न है पहला पद, तो न का मतलब होता है अभाव या नकारात्मक, यानी कि जिसका पहला पद, कौन सा पद, पहला पद अभावात्मक हो या नकारात्मक हो, वो क्या कहलाता है, नच तत्पुरुष कहलाता है। जैसे अनदेखा, अनदेखा, तो इसमें क्या हो जाएगा विग्रह, ना देखा, तो इसमें कौन सी तत्पुरुष है, तो नच तत्पुरुष है। इसी तरह से नीरस, नहीं रस, नीरस, नहीं रस, तो ये कैसा हो गया, नच तत्पुरुष हो गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। इसी तरह से इसी में बिन ब्याह, ना ब्याह, बिन ब्याह, ना ब्याह, इसमें क्या हो गया हमारा, नच तत्पुरुष हो गया। जैसे कुछ शब्द हम बोल देते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, निरोग, नीरस, निष्पाप, अभागा, अनबन, अतिथि, अनुपस्थित, अनुचित, बिन मांगा, अनुचित, बिन मांगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो नच तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं आपको अभी ये समास समझ आ गया होगा। समास क्या है ये आपने समझ लिया, समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास समझ लिया, जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। द्विग समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, 0 या 0 से बनी कोई संख्या हो, या 0 से 9 तक के अंक होते हैं। कर्मधारय समास में विशेष से विशेषण आते हैं, या फिर उपमेय उपमान आते हैं। जब केवल विशेष की विशेषता बतलाई जाए तो कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास में जब विशेष को भी उपस्थित कर दें, यानी कि दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरी ओर इशारा हो, तो वहां पे वो तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात जैसे मैंने बताया था, नीलकंठ, नीलकमल, है ना, सुनयन और सुनयना, दोनों बातें हैं। सुनयन सुंदर नेत्र, सुनयना सुंदर नेत्रों वाली, अर्थात सीता जी, याद रखेंगे, है ना। जैसे मैंने लिख दिया सुनयन, और एक शब्द मैंने लिख दिया सुनयना, तो सुनयन का मतलब सुंदर नेत्र, ये विशेषता है, इसलिए कर्मधारय समास है। सुनयना सुंदर नेत्र वाली स्त्री अर्थात सीता जी, तो क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से नच तत्पुरुष जिसका पहला शब्द नकारात्मक हो, अभावात्मक हो, उसे क्या कहते हैं, तो नच तत्पुरुष कहते हैं। अनदेखा, ना देखा, नीरस, नहीं देखा, नहीं नीरस, नहीं रस, बिन ब्याह, ना ब्याह, तो ये हमारे क्या हो गए, तो समास के प्रकार हो गए। अब आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप और इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, और बेहतर कर पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।